Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर 2 और पेपर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन ए का 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 15 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन बी यानी कि 2018 का पेपर 2 का सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हम 3 मार्क्स, 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 मार्क्स का यानी कि 300 वर्ड्स वाला। देखिए पैटर्न पुराना है तो मैं इसलिए 300 वर्ड्स ही बोल रहा हूँ। अभी जो नया पैटर्न आ गया है जो MPPSC का, वो 200 वर्ड्स हो जाएगा 11 मार्क्स वाला, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे, सेपरेटली हम वीडियोस उसके लिए डालेंगे। ये हम पुरानी सीरीज पर अभी हम बात कर रहे हैं और यही रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे पूछ रहा है, भारत में संसदीय लोकतंत्र में लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 2-3 बातें निकल के सामने आ रही हैं। 2-3 बातें निकल के सामने कौन कौन सी आ रही हैं? देखिए सबसे पहला तो संसदीय लोकतंत्र में, है ना, संसदीय लोकतंत्र में इनकी भूमिका क्या है वो हमें थोड़ा सा बता देना चाहिए। दूसरा क्या है, लेखा नियंत्रक यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ना, इनकी भूमिका जो है वो आलोचनात्मक प्रकार से भी है, कहीं ना कहीं इनकी आलोचना भी होती रही है। क्योंकि क्वेश्चन यदि आलोचनात्मक पूछा जा रहा है यानी कि क्रिटिसाइज वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पोस्ट का क्रिटिसाइज हुआ है, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है किस पे, क्रिटिसाइजेशन पर, यानी कि हमें फोकस करना है इनकी आलोचना किन किन मुद्दों पर, किन किन चीज़ों को लेकर हुई हैं। ओके गाइस, तो चलिए फिर क्वेश्चन को हैंड करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है, भारत में संसदीय लोकतंत्र में लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा संविधान का अनुच्छेद 148, ठीक है, इसमें दिया गया है भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, और यह संघ एवं राज्य सरकारों के समस्त आय और व्यय की निष्पक्षता से जांच करेगा, ठीक है, जिसके लिए पद की निष्पक्षता हेतु संविधान में कई उपबंध किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जाना इंट्रोडक्शन में आप किस प्रकार से आप लैंग्वेज को एक फ्लो बना के और ठीक ठाक से आप लिख सकते हैं। देखिए सेकंड पेपर में थोड़ा सा है, सेकंड पेपर में क्या है, यदि सेकंड पेपर में आपको आर्टिकल और कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल है यदि इतना आपको पता है तो आप यकीन मानिए आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आप फैक्चुअल नॉलेज आप उसमें लिख रहे हैं, आप ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को आर्टिकल याद नहीं होते हैं या फिर उनको ये पता नहीं होता ये किस भाग में है, सिर्फ हवाबाजी करके आते हैं, तो उनको हवाबाजी के हिसाब से ही मार्क्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग लगे रहते हैं 2 साल से 3 साल से मेंस क्वालिफाई करने में, उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता क्योंकि कमियां हमारे अंदर होती हैं। ओके गाइस, तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन में देखो, और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, देखो इन्होंने कहा था नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, है ना, और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। अब देखिए भारत सरकार के रक्षक होते कौन है, भारत सरकार के कौन होते हैं जिनको हम रक्षक के रूप में जानते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, है ना, इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसको UPSC कहते हैं, है ना, ये सारी की सारी जो बॉडी हैं इनको हम कहीं ना कहीं किसके रूप में जानते हैं, हम सरकार के रक्षकों के, भारत सरकार के जो रक्षक हैं यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं कहीं ना कहीं, उनके रूप में हम इन बॉडीज़ को, हम इन संस्थाओं को हम जानते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम इन संस्थाओं को रक्षकों के रूप में जानते हैं। ओके गाइस, देखिए महालेखा परीक्षक संसद का एक एजेंट होता है और साथ ही साथ में उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है, और साथ ही साथ में इस तरह वह केवल एक संसद के प्रति जिम्मेदार होता है ना, और इस चीज़ की बातें कही भी गई हैं, ठीक है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको थोड़ा सा भूमिका के बारे में आपको बता देता हूँ, भूमिका क्या है, क्योंकि वो आपको पूछ रहा है भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो आपको थोड़ा सा भूमिका के बारे में तो बताना ही बताना पड़ेगा, है ना, कि भूमिका होती क्या है। उसके बाद फिर हम आलोचनाओं पर आएंगे। ओके,
तो देखिए भूमिकाओं में क्या है, देखिए आपको पता होगा पॉइंट नंबर 1 जैसे इसमें लिखा है संचित निधि की संप्रेक्षा। होता क्या है, संचित निधि की संप्रेक्षा का मतलब क्या होता है? देखिए चाहे भारत की संचित निधि हो, चाहे वो राज्य की संचित निधि हो, या फिर प्रत्येक राज्य संघ शासित प्रदेश जो होते हैं उनकी संचित निधि हो, या ना विधानसभा हो, इन सभी की जो व्यय संबंधी लेखा जो होते हैं उन लेखाओं की लेखा परीक्षा ये करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपना प्रतिवेदन देना। देखिए आपको पता होगा कैग जो होता है राष्ट्रपति को 3 लेखाओं पर अपना प्रतिवेदन देते हैं, जैसे विनियोग लेखाओं पर देते हैं, वित्त लेखाओं पर देते हैं, और सरकारी उपक्रम जो होता है ना उन पर भी ये अपने कहीं ना कहीं प्रतिवेदन ये देते हैं ना। फिर वो जाकर फिर उसको संसद में रखवाते हैं, राज्य स्तर पर वो विधानसभा में रखवाते हैं, और जहाँ विधानमंडल है वो उसमें रखवाते हैं। ठीक है, तो एक अलग बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विभागों की जांच करना। देखिए विभागों की जांच करता है मतलब क्या है, देखिए उनमें पैसा कहाँ से आता है, उनका सही मतलब पैसा कहाँ से नहीं आता, मतलब पैसे का जो यूज़ हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, उनमें आया पैसे का सही उपयोग हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, ये सारी की सारी जांच करना है ना। साथ ही साथ में क्या है, देखो आय और व्यय की संप्रेक्षा करना। मतलब आय और व्यय का मतलब वही होता है कि मतलब आय कितनी हुई है उससे, और साथ ही साथ में उसका फिर उपयोग कितना किया गया, राइट यूज़ किया भी गया है या नहीं भी किया गया, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये तो हमने नॉर्मली हमने देखा उनकी भूमिका क्या है, और साथ ही साथ में इंट्रोडक्शन। अब हम मेन बात पर आते हैं। मेन बात वो आपसे पूछ रहा है आलोचनात्मक, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उनकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन जो टारगेट किया गया है वो इस बात पर किया गया है कि आलोचनाएं हुई हैं इनके पद की आलोचनाएं की जाती हैं, और वो किन किन मुद्दों पर इनकी आलोचनाएं की जाती हैं, यानी कि इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है किन किन बिंदुओं पर, उनका मूल्यांकन ही हमें करना है ना। यदि आपको इतना पता है तो आपको मार्क्स ठीक ठाक ही मिलेंगे। तो हम बात कर लेते हैं आलोचनाओं के बारे में। देखिए एप्पल बाई की आलोचना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए एप्पल वाई की आलोचना क्या है, देखिए आपको पता हुआ पॉल एच करके हैं, पॉल एच एप्पल वाई है ना। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्ट में सीएजी की भूमिका की कड़ी आलोचना की थी इन्होंने, यानी कि इन्होंने अपनी 2 रिपोर्ट्स दी थी। पॉल एच एप्पल वाई ने भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्ट्स रिलीज की थी और वो सरकार को दी थी, और उसमें कैग की भूमिका को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी कड़ी आलोचना की थी है ना, और इनके कारणों और महत्व की आलोचना की थी साथ में। और इन्होंने तो इतना कह दिया था कि सीएजी जो है, कैग जो है ना, लेखा परीक्षा के दायित्वों से इसको मुक्त ही कर देना चाहिए। इस टाइप की भी बातें इन्होंने कही थी है ना। तो वो चीज़ें थी। अब एक एक करके हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है औपनिवेशिक विरासत। औपनिवेशिक विरासत इन्होंने कहा था औपनिवेशिक विरासत है, क्योंकि देखो उस टाइम पर अंग्रेज हमारे यहाँ रूल कर रहे थे, और अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई ये पोस्ट थी। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पोस्ट थी क्योंकि उनके फेवर में, क्योंकि आप सिर्फ ये तय करेंगे, आप देखेंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इनडायरेक्टली पोस्ट को ऐसे ही फ्रेम किया था कि ताकि वो ज़्यादा मजबूत ना बन पाए, इस टाइप का इनका कहना है या मानना है। तो इन्होंने कहा है कि औपनिवेशिक विरासत के रूप में इसको कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संसदीय दायित्व। देखिए संसदीय दायित्व का मतलब क्या है, आपको पता होगा। देखो संसदीय दायित्व को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, और ऐसा भी माना जाता है कि संसद सीएजी के कार्यों को ठीक से परिभाषित नहीं कर पाई है, और जैसा कि संविधान में उससे अपेक्षा की गई थी। देखिए लोगों का ऐसा मानना है, यानी कि संविधान में जिस प्रकार से सीएजी के बारे में जो वर्णन किया गया है ना, तो उस हिसाब से सीएजी काम नहीं कर पाया है, और सीएजी के काम जो है ना उनको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनको क्लैरिफाई नहीं कर पाया है एक्चुअली इनके काम क्या है ठीक से है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अंदेशा की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो इस प्रकार से भी ये आलोचनाओं का सामना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीमित उपयोगिता। सीमित उपयोगिता का मतलब क्या है, देखिए ऐसा माना जाता है कि सीएजी का जो कार्य है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और उसको कोई भी कर सकता है ना। सीमित उपयोगिता वाला कार्य है, और है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है कि जो काम है उसको एक कोई भी, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि एक बैंक का जो मैनेजर होता है उसको अकाउंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है जितनी सीएजी को भी नहीं होती। ठीक है, वो भी इस काम को हैंडल कर सकता है जो काम सीएजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आलोचना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नियंत्रक की भूमिका में नहीं है। देखिए नियंत्रक की भूमिका में नहीं है मतलब क्या है, देखिए अगर हम संविधान में कैग का चैप्टर पढ़ते हैं है ना, तो उसमें कैग को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में दिखाया गया है। ये आपको पता ही होगा, जब आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
है ना, इसके रूप में बताया गया है। लेकिन जबकि व्यवहार में कैग को केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका का ही निर्वहन करते हुए देखा जा रहा है। जैसे कि उसका भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है ना, वो जो धन की निकासी है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है इनका, है ना। कई सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं केक की इजाज़त के बगैर ही बिना चेक जारी किए धन की निकासी कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और इस प्रकार से इनकी काफ़ी आलोचना होती है ना। तो इस प्रकार से हमने इनकी आलोचनाओं के बारे में डिस्कस किया, एक एक करके सारे के सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो इस प्रकार से बॉडी पार्ट के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। और तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन में भी एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप लिख सकते हैं। जैसे संविधान में निर्मित इस पद का महत्व तो बहुत है, लेकिन साथ ही इसमें कुछ शक्तियों से परिपूर्ण नहीं, इनको साथ ही कुछ शक्तियों से परिपूर्ण नहीं किया गया है, और बस ज़रूरत है लोकतंत्र को इसे और मजबूत किए जाने की, है ना, मजबूती देने की, है ना, किए जाने की। तो इस प्रकार से हमने गाइज क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने कैग के बारे में जाना, कैग की उपयोगिता क्या है, भूमिका क्या है और इनकी किस बेस पर आलोचनाएं भी होती हैं, ये भी हमने जाना। तो आपका प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से भी काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाता होगा मेरे क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन के थ्रू, क्योंकि ये सीरीज़ ही ऐसी सीरीज़ है जिससे आपका कम से कम आधा तो मेंस ऐसे ही ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन के थ्रू ही हम इतना डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर हो जाते होंगे। ठीक है, आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे लोगों तक आप वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों को कहीं ना कहीं 2019 का मेंस वो लिखेंगे, या फिर जो MPPSC की प्रिपरेशन की सोच रहे हैं, या फिर वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। अगर आप MPPSC की फील्ड में आना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ हमें MPPSC क्वालिफाई करना है, तो आप MPPSC क्वालिफाई तभी कर सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो हैं मेंस के, उन पर आप प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि इसी चीज़ से लोग बचते हैं और यही काम नहीं कर पाते हैं। जब उनसे ये काम नहीं हो पाता तो उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता। आप प्री कितनी बार भी क्वालिफाई कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइएबल है ना। मेन जो है आपके जो मार्क्स जो बनते हैं वो मेंस के और आपके इंटरव्यू के ही बनते हैं, उसी बेस पर आपको MPPSC में पोस्ट मिलती है। ओके, तो आपको ये सब पता होगा ही, आई होप, है ना। तो गाइस चैनल को और आगे ले जाकर और आगे ले जाइए इसको, इसके मेंबर्स को और ज़्यादा ग्रो कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। तो आई होप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हों। अगर आपको वीडियोस ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप इनको लोगों में शेयर कीजिए। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।